तो चलिए अब विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 25 से अधिक जगहों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है और ये रेड अल-फलाह यूनिवर्सिटी मामले से जांच से जुड़ी हुई है। पूरा मामला देखिए 10 नवंबर का है, जब दिल्ली के लाल किले के पास एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद से एक एक करके कड़ियां जुड़ती है और ये कड़ी पहुंचती है फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि अब आतंकवाद का हॉटस्पॉट बन चुका है, एपिसेंटर बन चुका है, वहां पर फंडिंग की जांच हो रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कहां से पैसे आते थे, कौन कौन पैसे दिया करता था, हवाला के पैसे जो आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे, आखिर उनका सोर्स क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त जांच चल रही है। ईडी 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में छापेमारी। विस्तार से आपको बताते देखिए फरीदाबाद, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। दिल्ली और मध्य प्रदेश में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओखला में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में रेड हो रही है। व्हाइट कॉलर टेरर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी लगातार चल रही है। ये बड़ी जानकारी अब तक की, क्योंकि लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद से नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अपडेट ऐसे हैं जो आप भी सुनकर दहल जाएंगे, क्योंकि ये जो आतंक की जड़ें हैं इतने अंदर तक फैली हुई हैं, जिनको तलाशना, जिनको अगर हम कहें उनको निष्क्रिय करना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। क्योंकि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिस तरीके से फैलाया जा रहा था, जो टेरर फैलाया जा रहा था, इसके तहत न सिर्फ एक्सप्लोजिव बल्कि अलग अलग टाइप के जहर और दवाएं बनाकर भी लोगों को मारने की इनकी ये प्लानिंग थी, भारतीयों को मारने की ये प्लानिंग थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस प्लानिंग को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और देखिए 25 जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है, जिसमें फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश शामिल है। हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं तमाम अपडेट्स के साथ, उनका रुख करते हैं। आंचल, इस खबर पर अब तक की अपडेट क्या है? ईडी कौन कौन से लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है और आखिर किस बिहाव पे क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, वित्तीय अनियमितता के कारण जो है ये पूरी की पूरी ईडी की रेड चल रही है। और जिस तरह से देखिए ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है ये आतंकियों का अड्डा कहीं ना कहीं बन गई थी। हालांकि देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो है 2 नोटिस जारी किए थे और पूछताछ के लिए लगातार उनसे कहा जा रहा था, उसके बाद से देखिए NIA की जाँच तो चल ही रही थी, लेकिन अब ईडी भी सक्रिय हो गई है। और वित्तीय अनियमितता के कारण जो है तकरीबन 25 ठिकानों पर लगातार ईडी की जो है छापेमारी चल रही है। और मैं जहां पर मौजूद हूं, ये अल-फलाह का दिल्ली वाला ऑफिस है और आपको दिखा देते हैं कि जामिया के ओखला में ये मौजूद है ऑफिस। और लगातार यहां पर जो अधिकारी हैं ईडी के, वो छापेमारी कर रहे हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आप देख पा रहे होंगे कि गेट पे ठीक तैनात कर दिए गए हैं, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति की किसी की भी आवाजाही होती है तो उससे पूछताछ भी की जा सके और उसके बाद ही अंदर जाने दिया। और आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि ये जो ऑफिस मौजूद है ये पूरा मार्केट एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर इन्होंने ये ऑफिस बनाया हुआ है। और इसके अलावा इस मार्केट एरिया में बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह पर ऑफिस है जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ अल-फलाह का जो ऑफिस है वो हो सकता है। और लगातार देखिए ईडी आज सुबह 5 बजे से हरियाणा के फरीदाबाद हो, दिल्ली हो और जो अल-फलाह के ट्रस्टीज़ हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। वित्तीय अनियमितताएं जो हैं वो पाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टेरर को फंडिंग कहाँ से होती है, इस बात का पता लगाना एजेंसियों की ड्यूटी भी है। और कहते हैं ना कि किसी को अगर किसी पर रोकथाम करनी है, किसी को तोड़ना है, तो उसकी आर्थिक जो मजबूती है उसको कमज़ोर कर दो। तो कहीं ना कहीं देखिए एक वो प्रयास भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईडी ये कोशिश कर रही है कि अल-फलाह को फंडिंग कहाँ से होती थी इसमें, क्योंकि देखिए इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट की जो तार है वो ना केवल देखिए तुर्की से निकल कर आए, तुर्की से भी निकल कर आए, पाकिस्तान से भी निकल कर आए, बांग्लादेश से भी निकल कर आए और अब अलग अलग जगह पर, इसीलिए ईडी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे फंडिंग के तार कहां कहां तक है ट्रस्टियों से इसीलिए पूछताछ हो रही है, जिससे पता लगाया जा सके। क्योंकि अल-फलाह के जो कह सकते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है उसने साफ तौर पर देखिए आतंकी गतिविधियों में यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने जो है लगातार नोटिस भेजे और जो चेयरमैन से पूछताछ की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है। लेकिन अब लगातार चाहे NIA हो, UP ATS हो या फिर ईडी हो, सभी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। और इसी कारण से आज ईडी जो है सुबह 5 बजे से लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि हर एक कड़ी को खंगाल सके कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से होती थी ट्रस्टियों को, जिससे इस बात का भी पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल आंचल, क्योंकि ये जो है अन्य जानकारी आप दे रही हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और फंडिंग की खासकर जानकारी जुटाई जा रही है और छापेमारी इसी क्षेत्र में पूरी चल रही है।
आंचल, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पर जांच चल रही है, एनआईए की जांच अब तक कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो रही है, इसी बीच बिलाल की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसको दानिश भी कहा जाता है। लगातार ये गिरफ्तारियां भी चल रही है, इधर फंडिंग की भी जांच चल रही है। मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं कि आतंकियों ने जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की इस वक्त नींद उड़ाकर रखी हुई है, लगातार इस चीज़ को लेकर नए नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे बिलाल की गिरफ्तारी हो, मुजम्मिल हो, उमर हो, या फिर देखिए उमर की हम बात करें वो तो मुख्य आरोपी था ही, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम शाहीन की बात करें, शाहीन की भी देखिए तमाम दस्तावेज जो है वो फर्जी पाए गए हैं। चाहे हम उसमें पासपोर्ट की बात करें या फिर देखिए पैन कार्ड की बात करें, आधार कार्डों की बात करें, तो इनके जो तार हैं वो अलग अलग स्टेट से निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 32 कारों में जो है ब्लास्ट करने की, यानी कि 32 कारों में ब्लास्ट की जो सामग्री है वो लगाकर ब्लास्ट करने की इनकी तैयारी थी। तो ऐसे में एनआईए और यूपी एटीएस भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार कहां कहां से इनके कनेक्शन थे। सहारनपुर का नाम भी देखिए इसमें आया, लखनऊ कानपुर का नाम भी इसमें आया। तो ऐसे में हर एक बारीक कड़ी को खंगाला जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी लगातार 3 से 4 दिन तक जो है जो मौका वारदात पर, यानी कि लाल किले वाली जगह पर जो है जो कह सकते हैं कि सबूत थे वो जुटाए गए थे। फॉरेंसिक की टीम भी गई थी, इसके अलावा एनआईए भी लगातार जांच कर रही थी और एनआईए की जो जांच है वो लगातार चल रही है। क्योंकि देखो इसको फिदायनी हमला जो है वो नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज़रूरत है इन यूनिवर्सिटीज़ को फिल्टर करने की, क्योंकि अब केवल गुमराह करके या फिर देखिए किसी भी तरह के पैसे का या मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है आतंकी नहीं बनाया जा रहा है। अब पढ़े लिखे लोगों को, बच्चों को आतंकी बनाया जा रहा है। और आप सोचिए कि एक जहर बनाकर वो लोग लोगों को मारने की साजिश रच रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर प्रोफेशन पर कहीं ना कहीं सवाल इन लोगों ने खड़े किए हैं। क्योंकि लोग जब भी बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर ही कहीं ना कहीं देखिए अगर आतंकी निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं इस पेशे पर भी डगमगाने लगेगा। और इसीलिए लगातार एजेंसियां जो है हर तरीके से जांच करें इस आतंकी तार जो हैं वो और कौन कौन सी जगह से है, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों पर जो है जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल आंचल, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जीवन के रक्षक ही जीवन के भक्षक बन जाए तो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। आंचल, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दिखना, क्योंकि ना सिर्फ ये वाइट कॉलर टेररिज्म, ना सिर्फ डॉक्टर, हो सकता है कि कई ऐसे प्रोफेशन हो जहां पर अलग अलग लोग पोस्ट पे पहुंचकर इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में शामिल हो। सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि अलग प्रोफेशन में, चाहे इंजीनियर को कह लीजिए, चाहे कोई ऐसा प्रोफेशन जो कि सरकारी पद पर वो अगर आसित हो, और उसके बाद अगर ऐसे आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, तो ये जनता के लिए, ये देश के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है आने वाले दिनों में। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के कई ऐसे मौलाना रहे हैं, कई ऐसे उलेमा रहे हैं जिनके बयान काफ़ी चर्चा में रहे हैं। उनके बयान इस तरीके के रहते थे कि सिस्टम को कब्जा करना है, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करना है, जिससे अपने मंसूबों को पूरा किया जा सके। तो आप सोचिए कि जब सिस्टम को कब्जा करने की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इसमें अच्छे अच्छे प्रोफेशन जो हैं वो आते हैं, चाहे उसमें डॉक्टर हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, या फिर देखिए इसमें आप देखेंगे इंजीनियर। आपने ये भी देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कई बार हमने ये देखा है कि इस तरह की खबरें निकल कर आई है कि वहाँ से आतंकी मंसूबों को कामयाब करने के लिए छात्र जो है वो तैयारी कर रहे थे। तो आप सोचिए कि जब छात्र ही आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी में नज़र आ रहे हैं, तो फिर अब वाकई में भारत सरकार को ज़रूरत है कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर किया जाए कि वहाँ पढ़ने वाला जो बच्चा है उनके दस्तावेजों को बड़ी ही बारीकी से कहीं ना कहीं जांच के घेरे में लाया जाए, जिससे पता लग सके कि क्या ये वाकई में पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है या फिर ये आतंकी मॉड्यूल तैयार करने वाला आतंकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है आंचल, ये जो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि तमाम यूनिवर्सिटीज और तमाम जो कॉलेजों से जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, जहां से इन आतंकी मॉड्यूल्स को लेकर तमाम जो तार जुड़ रही हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन की बहुत जरूरत है। आंचल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए, दिल्ली लाल किले ब्लास्ट केस में अब एक नया एंगल सामने आया है। इसके पहले से फिदान हमला भी बताया जा रहा था, और इस फिदान हमले में एक नया एंगल ये है, जूते वाला एंगल जुड़ गया है।
शू बॉम्बर होने के यानी कि शू बॉम्बर होने का यहाँ पर आशंका जो है वो जताई जा रही है, इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। धमाके वाली कार से एक जूता बरामद किया गया है, जूते के अवशेष बरामद किए गए हैं, जूते में मेटल की संदिग्ध चीज मिली है और इसी जूते के इस्तेमाल से धमाके का शक भी जताया जा रहा है। ड्राइविंग सीट के नीचे ये जूता बरामद किया गया है और इसी को लेकर क्योंकि ड्राइविंग सीट की जस्ट पीछे वाली जो सीट होती है जहां पर आमतौर पर लोग बैठते हैं, वहां से विस्फोटक के कुछ अंश भी बरामद किए गए हैं। अब लगातार उसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है कि आखिर ये कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अब शू बॉम्ब होने का भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि जूते में बम को रखा गया था और इसके क्योंकि जूते से एक मेटल नुमा एक चीज बरामद की गई है जिसको लेकर अब जांच हो रही है और ये शू वाला एंगल नया जुड़ा है। इसके पहले हमले में स्टिकी बम होने के बाद चांसेस भी जताए जा रहे थे कि स्टिकी बम को लगा दिया गया, जब गाड़ी वहां पहुंची तब ब्लास्ट हुआ। फिर बीच में ये चीजें आई कि ब्लास्ट किसी विस्फोटक की वजह से हुआ है क्योंकि भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो कि यहां से वहां गाड़ियों के तहत ही पहुंचाया जा रहा था। अब एक नया एंगल इसमें जुड़ गया है शू बॉम्ब होने का। हमारे सहयोगी आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख करते हैं। आंचल, एक और ये छापेमारी चल रही है, दूसरी ओर एक नया एंगल इसमें जुड़ गया है शू बॉम्ब होने का। क्या इसको लेकर ये जो एंगल निकलकर सामने आया इसके ओर से ये इसके पूरे बारे में सुरक्षा एजेंसियों का क्या कहना है? देखिए, अभी एजेंसियों की तरफ से तो कुछ निकल कर सामने नहीं आया है क्योंकि एजेंसियां जो है लगातार जांच करी और हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो शू बॉम्बर की बात आई है कि उसके जूते में ट्रिगर था और ये आशंका जताई जा रही है कि उसी ट्रिगर से जो है वो कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा। लेकिन देखिए, कुछ मेटल जैसा होने की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो आतंकी उमर था उसके बट के पास में जूते में उसका जो शू था उसमें बॉम्ब का ट्रिगर होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मेटल जैसा था जिससे बॉम्ब के ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देखिए, अभी पूरे इस मामले में जूते वाला जो एंगल है वो यहाँ पूरा ओपन करने की कोशिश जरूर एजेंसियाँ कर रही हैं क्योंकि इसमें अभी और भी कड़ियाँ जुड़ी हुई हो सकती हैं क्योंकि कैसे देखिए इनकी मदद कौन करता था और जूते में अगर देखिए मेटल जैसा ट्रिगर जो है वो बनाया गया था तो जाहिर सी बात है कि इसमें और किसने मदद की होगी और किसने इतना दिमाग जो है वो कौन लगा रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर से हमने देखा कि एक आतंकी था जो कि इंजीनियर था और वो लगातार जो है ड्रोन और रॉकेट बनाने का काम करता था जिससे आतंकी गतिविधियों में और तेज़ी और कह सकते हैं कि एक सहायता ज़रूर मिलती थी। तो कोशिश लगातार हो रही है कि हर एक उस कड़ी को तलाशा जाए जो कि ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। उमर ने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की थी, कैसे ये ब्लास्ट हुआ था, उन सभी पहलुओं पर जांच जारी है क्योंकि देखिए जब भी कोई आतंकी या उसके देखिए तमाम जो कह सकते सहयोगी होते हैं, आतंकी सहयोगी, जब उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनसे पूछताछ होती है तो कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे इनके आका है उनमें भी एक बौखलाहट जरूर होती है क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है वो जैश से भी जुड़ा हुआ है और जैश के जो तार हैं आप जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। फंडिंग जो इस आतंकियों को होती थी ये भी आया था कि वो टर्की से फंडिंग होती थी और टर्की में भी देखिए खास करके अगर हम जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसमें सऊदी अरब और जितने भी इस तरीके के देश हैं जिसमें कह सकते हैं कि कुछ प्राइवेट लोग जो होते हैं जो कि एक जिहादी मानसिकता के हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो भी जिहाद पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने फंडिंग की है। यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनमें कुछ प्राइवेट संस्थाएं इसमें हो सकती हैं, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो इनको आर्थिक रूप से सहयोग कर रही थी। इस तरह की बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है एक्सपर्ट्स की वजह से और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख रुपए जो हैं इसके लिए दिए गए थे मदद के तौर पर। यानी कि ये तो साफ है कि टेरर फंडिंग हो रही थी और इस टेरर फंडिंग के तार कहाँ तक जुड़े थे और कहीं ना कहीं देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही बार बार घेरे में आ जाती है क्योंकि वहीं पर ये फैकल्टी थे और इस फंडिंग के तार और कहाँ तक जुड़े हुए हैं इसी का पता लगाने के लिए देखिए ईडी जो है सुबह 5 बजे से लगातार अलग अलग जगहों पर जो कि अल-फलाह के अलग अलग जगह पर ऑफिसेज हैं, ट्रस्टियों के लोकेशन हैं, उन तमाम जगह पर छापेमारी की जा रही है जिससे पता लगाया जा सके जो वित्तीय मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वित्तीय अनियमितता का मामला है, उन पर साफ तौर पर क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल आंचल, क्योंकि बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है
क्योंकि नई जनरेशन जो आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो कभी डॉक्टर कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं आने वाले समय में, अगर उनके दिमाग में अभी से ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ना आंचल, कि ये जो फैकल्टी मेंबर है ये काफ़ी लंबे समय से इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, लेकिन इसकी जांच नहीं होती है, किसी का बैकग्राउंड चेक नहीं होता है, और ये बतौर सरकारी हॉस्पिटल में एक फैकल्टी मेंबर की तरह लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके उनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो इसकी जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बिना पास्ट को खंगाले किस तरीके से इनको अब आगे की तरह देखिए सरकारी एक तौर पर हम कहें तो कॉलेजेस में इनको पढ़ाने की परमिशन मिल रही है। देखिए, अल्फला कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। अल्फला के अलावा आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की भी जो विश्वविद्यालय है वहाँ भी आतंकियों के समर्थन में, यानी कि जब आतंकियों को सरकार जो है मौत के घाट उतारती है, ऐसे आतंकियों का जब एनकाउंटर किया जाता है जम्मू कश्मीर में हमारी सेना के द्वारा, तब उन्हीं आतंकियों के समर्थन में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में छात्र जो है वो बैनर पोस्टर लेकर पहुँच जाते हैं। देखिए, लगातार पुलिस भी जो है, दिल्ली पुलिस, आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देती हूँ कि वो पहुंच रहे हैं पुलिस के लोग, और लगातार इस जांच को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पूरा टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं इसकी गंभीरता से जांच की जा सके। एक बार फिर से देखिए, अपने मुद्दे पे वापस आऊँगी कि इन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के केस निकल कर सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि आतंकियों के समर्थन में जो है जो स्टूडेंट्स थे वो बैनर पोस्टर लेकर उतर गए थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी कई बार जो है आतंकी तार निकलकर सामने, जहाँ पे इंजीनियर जो है वो बम बनाने की प्रक्रिया अपना रहे थे। कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि इस बीच ये जो टेरर मॉड्यूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में शुरू किया गया है, ये देश के लिए आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित होने वाला है। आंचल, आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर नेहा नजमा बानो चला रही थी स्पा। देखिए, नेहा बनकर नाम बदलकर नजमा जो है वो स्पा सेंटर चला रही थी। पहचान छिपाकर स्पा सेंटर चलाने का नजमा पर यह आरोप है। स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां भी इस बीच चलाई जा रही थी। मुस्लिम महिला हिंदू बाहुल क्षेत्र में ये स्पा सेंटर चला रही थी और इनमें जो है अनैतिक गतिविधियां भी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी है, जहां पर देखिए मुस्लिम महिलाएं हिंदू बाहुल क्षेत्र में स्पा सेंटर चला रही हैं और स्पा सेंटर की आड़ में ये जो इनके काम है, कह सकते हैं अनैतिक काम, जिनको अब देखिए पकड़ लिया गया है और ये पता चला है कि तो अब इस देखिए पूरे मामले पर खुलासा हुआ है, जहां पर नेहा बनकर नजमा स्पा सेंटर चला रही थी। अब ये पूरा मामला जो है वो खुलासा हो चुका है और खुलासे के बाद से ये देखिए पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जहां पर देखिए एक तरफ तो दुनिया भर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होता है, जहां पर डॉक्टर प्रोफेशन के कई इसमें लोग पकड़े जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ तक ये बात पहुंचती है, जहां पर यूनिवर्सिटी के लैब को आतंकी मंशा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरह देखिए हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम महिलाओं का ये स्पा सेंटर का होना और उसके बाद इसका खुलासा होना लोगों के मन में, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है। इसमें अनैतिक गतिविधियां भी शामिल थी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि स्पा सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर सेक्स रैकेट भी वहाँ से रन किया जाता है। इसी को लेकर ये अनैतिक गतिविधियों की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर अब जांच चल रही है। पुलिस लगातार कई पहलुओं को लेकर जांच भी कर रही है, छानबीन कर रही है अनैतिक गतिविधियों में क्या क्या शामिल है। हालांकि आमतौर पर यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जब स्पा सेंटर और तमाम ऐसी जगहों पर छापेमारी होती है तो स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा यहाँ पर चलाया जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इस वक्त जांच चल रही है। आसपास के इलाकों में इस बात से भी हड़कंप है कि आखिर नेहा जो नाम बदलकर, नजमा जो है वो नाम बदलकर नेहा बनी और उसके बाद स्पा सेंटर चला रही थी, तो आखिर उसे नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी? नाम बदलकर ही स्पा सेंटर क्यों चलाया जा रहा था? वहाँ पर जितनी मुस्लिम महिलाएं थी वो सभी नाम बदलकर वहाँ पर काम भी कर रही थी। ये भी, इस बात की भी खुलासा हो रहा है। तो ऐसे में जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आखिर नजमा नेहा बनकर स्पा सेंटर क्यों चला रही थी और क्या वो कारण था इसके पीछे, कोई और मंशा तो नहीं थी इसके पीछे। इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त अलग अलग पहलुओं से जांच चल रही है। हमारे सहयोगी दीपक छाबड़ा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दीपक, ये जो नया मामला सामने आया जिसमें नेहा बनकर नजमा स्पा सेंटर चला रही थी, अनैतिक गतिविधियों की भी चीजें सामने आ रही है, पूरा मामला बताइए अपडेट के साथ।
इंदौर क्योंकि काफी बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश की कह सकते हैं फाइनेंशियली कैपिटल है, और यहाँ पे काफी जो संदिग्ध गतिविधियां पूर्व में भी इस तरह के लोग पकड़ में आ चुके हैं। लेकिन कल जो मामला सामने आया है वो बेहद ही रोचक मामला है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला जो नाजिमा है वो नेहा बन के इसको स्पा सेंटर को संचालित करी थी, जिसका नाम जो है पीलन गुट बताया जा रहा है। और जब बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी लगी कि काफी दिनों से ये जो है संचालित हो रहा है और कागजों में जो है नाजिमा ने अपना नाम नेहा दर्शाया है और इस पर जो है यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां होती है, तो कल जो है बजरंग दल के लोग और हिंदू संगठन के लोग वहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तत्काल इन्हें अपने हिरासत में लिया है और मामला दर्ज किया है। अब देखना यही है कि ये नाम बदल के जो इस तरह के स्पा सेंटर चलाए जा रहे थे, अनैतिक गतिविधियां की जा रही थी, क्या ये एक लव जिहाद के बाद कोई नया मामला तो सामने नहीं आने वाला है। ठीक है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो नेहा अमूमन हिंदू लड़कियों को ही ज्यादा यहाँ पे काम दिया करती थी और हिंदू लड़कियां ही जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करती थी। बताया जाए सामने जो बात निकल के आई है, तो नेहा जो है नाजिमा वो हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल इस काम में ज्यादा किया करवाती थी। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि ये नया मामला सामने आया जहां पर नज़मा नेहा बनकर स्पा सेंटर चला रही थी। अनैतिक गतिविधियां अब इसकी प्रकाश में आई है, जिसके बाद से लगातार छानबीन चल रही है। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ, जल्द लौटेंगे।